क्या कर रहे हैं भैया? सर बैंक में हूँ, कैनरा बैंक में। कहाँ पर किसका कर रहे हैं? ये सर्किल ऑफिस में हूँ, रांची में। रांची। जी, क्षेत्रीय कार्यालय। बैंक में है तो बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, तो उसमें क्या प्रोसेस होते हैं वो बताइए। सर बैंकिंग सिस्टम का मुख्य काम है जनता से पैसा लेना और उसको जनता के लिए लैंडिंग करना। इस प्रोसेस में अपने एम्प्लॉय के लिए वो इनकम को अर्न करते हैं, अपने एसेट्स को क्रिएट करते हैं और समाज के निर्माण के साथ साथ देश के निर्माण में भी अपना योगदान करते हैं। समस्या कहाँ आ जाती है जब सुनते हैं हम लोगों को तो नहीं पता, लेकिन सुनते हैं कि भाई बड़ा फ्रॉड हो गया, बैंक डूब गया, इसका मीनिंग क्या है? जहाँ तक बैंक डूबने का सवाल है, ज्यादातर प्राइवेट बैंक जो आउट ऑफ वे जाके काम करते हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा आती है। गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी समस्या नहीं आती है। अब फ्रॉड का जो बात है सर, तो कुछ लूपहोल है जिसका फायदा लोग उठाते हैं। जैसे रिसेंटली पीएनबी वाला जो फ्रॉड हुआ था, वहां पे उस समय समस्या थी कि जो सिक्योरिटी मिलती थी उनको सिस्टम में एंट्री नहीं किया जाता था। वो प्रोटोकॉल का हिस्सा तो था बट वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, जैसे एक बड़ा ब्लंडर हुआ और एक बड़ा घोटाला। बैंक जो राष्ट्रीयकरण हुआ और अब धीरे धीरे हम लोग मर्ज करने हैं तो या प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों सिनारियों में आप क्या देखते हैं, कौन अच्छा रहेगा पब्लिक? सर पहले मैं बैंक के राष्ट्रीयकरण पे आना चाहूंगा। बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद ही बैंकों तक आम जनता की पहुंच सुनिश्चित हुई। जो जनधन योजना है, इस तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं, वो राष्ट्रीयकरण के कारण या सरकारी बैंकों के द्वारा ही मुख्य रूप से संचालित हो पाती हैं। क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 62% से ज्यादा जो पेनिट्रेशन लेवल है वो सरकारी बैंकों का है, जबकि प्राइवेट बैंक मुख्य रूप से फोकस करते हैं अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट के ऊपर। दूसरी बात सर, जो मर्जर का बात है, तो हम लोगों को इंडिया में बासल कमेटी के हम सदस्य हैं, तो हमको बासल नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। बासल 3 नॉर्म्स के तहत हम लोगों को एक बड़ा कैप्टिव मार्केट, मतलब बड़ा कैप्टिव बैंक क्रिएट करना है, जो कि कोई अनवांटेड स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है तो उसको झेल पाए। इसके लिए सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही, मतलब ये जो नॉर्म है इसका कोई फुल फॉर्म भी है क्या? सर ये जगह का नाम है बाशल, और वहाँ पे एनुअल मीटिंग होती है। ये जगह कहाँ पे? मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ स्विट्जरलैंड में। गुड। कभी बैंकिंग डे भी आप लोग मनाते हैं? सर हम लोग बैंकिंग डे, जैसे मेरे बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई है, 1 जुलाई 1906 को स्थापना हुआ था, तो हम लोग उस डे को बैंकिंग डे मनाते हैं। वैसे राष्ट्रीय स्तर पे 19 जुलाई 1969 को जो पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था 14 बैंकों का, उसको बैंकिंग डे के रूप में मनाया गया। कैनरा बैंक में क्या काम है? सर कैनरा बैंक में मैं ऑफिसर स्केल 1 हूँ। मैंने क्लरिकल में ज्वाइन किया था, प्रमोट होकर ऑफिसर हूँ अभी मैं सर। निरीक्षण जो ऑडिट होता है, ऑडिट के जो फील्ड ऑडिटर हैं, जो वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उनको देखना और उनको कंसोलिडेट करके हेड ऑफिस को भेजना, ये मेरा काम है। इतने अच्छे जॉब में हैं आप, फिर लगातार ऐसा क्या है? शुरू से ही मेरा सपना था सर देश सेवा के बाद में कि मैं अपने बिहार की सेवा कर पाऊं और अपने एक उम्र के बाद में अपने समाज के साथ, अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ रह पाऊं। मैं शुरू से ही प्रयासरत रहा हूं कि बीपीएससी में मेरा हो जाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे आय की भी जरूरत थी, तो मैंने बैंक ज्वाइन किया, लेकिन मैं अपने गोल की तरफ प्रतिबद्ध रहा सर। जी मैं आपने विषय हिंदी साहित्य कैसे चयन किया? तो हिंदी साहित्य से मुझे शुरू से ही रुचि रही है। एक विषय हिंदी साहित्य मेरा ग्रेजुएशन स्तर तक रहा है, एक पेपर के रूप में। और हिंदी साहित्य सरल है, रुचिकर है और छोटा सिलेबस है सर। ये आपको बैंकिंग में या जो आप एसडीएम बनेंगे या डीएसपी में जाएंगे, तो उसमें ये मदद क्या है? सर हिंदी साहित्य हमारे नॉर्थ इंडिया का एक, मतलब मदर टंग है, और जब हम किसी को उसकी भाषा में बात करते हैं तो हम उसके दिमाग पे नहीं, दिल पे मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो हिंदी साहित्य मुझे लगता है कि बैंकिंग के साथ साथ सिविल सेवा में भी मुझे बहुत काम आएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबकी भाषा क्या होती? हिंदी ही होती, दिन पर छाप छोड़ी जाती है। सर कुछ बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पे या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा हिंदी नहीं हो पा रही है। कुछ हिंदी की भी अपनी सीमाएं हैं। हिंदी ने उस तरह से जो विदेशी शब्द हैं उसको नहीं अपनाया खुल के। जैसे कि हम देखते हैं सर, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो नए शब्द हर साल आते हैं, या इस तरह से अगर किया जाए तो हिंदी को और विकसित किया जा सकता हिंदी में पूरा हिंदी की जो उम्र है लगभग 1000 सालों की है।
सबसे ज्यादा अंतर विरोध आपको कंट्राडिक्टरी जो बातें किस फेज में दिखाई देती है? सर माफी चाहूँ। आदि काल से भक्ति काल रीति काल होते हुए कालों की जो घटती अवधि 700 फिर 300 200 फिर 50 वर्ष मार्केंडी है, ये घट क्यों रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर से है, इक्वल नहीं है या इंक्रीजिंग में क्यों नहीं है? सर मुझे लगता है कि तकनीक का विकास और जो सामाजिक घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। साहित्य चूंकि समाज का दर्पण है तो साहित्य भी उसी हिसाब से परिवर्तित होता रहा है। मेरे ख्याल से सर इसी वजह से ये घटनाएं कम मतलब बहुत कम समय में ही परिवर्तित हो रही हैं। इमेजिन कीजिए कि भक्ति आंदोलन नहीं हुआ होता बीच में और ऐसे ही रासों काफी या फिर रीतिकालीन जो चीजें हैं वो कंटिन्यू कर जाए तो भारत का सीन कैसा होता? सर मुझे लगता है कि भक्ति आंदोलन भारत के निर्माण के लिए एक बहुत बढ़िया योगदान रखता है। अगर आधुनिक समय में बात करें तो मेरा मानना है कि तुलसीदास जी बहुत बड़े कल्याणकारी राज्य के समर्थक रहे हैं। जो उन्होंने उस बातें भक्ति काल के समय में कही हैं वो आज के समय में भी चरितार्थ हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमारी सरकारें हमारी संस्थाएं अभी भी उनको प्राप्त करने के तरफ आगे बढ़ रही हैं सर। जैसे HDI। एक आलोचक तो ये कहते हैं कि बीच में भक्ति और भगवान नहीं आए होते तो अंग्रेज भी यहाँ नहीं आए होते, फिर आधुनिकता का विकास भारत में पहले हो गया होता, जो हम सब कुछ आश्रित हो गए भगवान पर कि भगवान ही आएंगे, कोई राम कृष्ण आएंगे उद्धार कर देंगे, तो लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई। वरना आधुनिक चिंतन का विकास हो गया रहता, बीच में अंग्रेज भी नहीं आए होते, गुलाम भी नहीं होते। भक्ति आंदोलन ने लोगों को भाग्यवादी बना दिया। जो भी आलोचक हैं सर मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि भक्ति के काल के कवि जो हैं वो सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहे थे, वो नीति और बाकी सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी प्रहार कर रहे थे, जैसे कबीर। तो उनका मैसेज ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया समाज में? सर को आप बताइए कि अगर गांधी जी नहीं मारे गए तो बुजुर्ग होके उनका देहांत होता तो कैसा भारत दिखाई देता या गांधी जी की छवि पर कैसा असर होता? सर मुझे लगता है कि गांधी जी अगर नहीं मारे गए होते या उनके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं हुई होती तो जो गांधी जी की कल्पना थी ग्रामीण व्यवस्था को आगे बढ़ाना या जो डिसेंट्रलाइजेशन करना उद्योगों का, तो उसमें और प्रगति हुई होती और संभवतः देश का विकास और बेहतर तरीके से हो पाया होता। गांधी जी समन्वय के रूप में थे। अगर मैं तुलसीदास के साथ कनेक्ट करना चाहूँ तो मैं तुलसी जी को और गांधी जी को एक दायरे में रखना चाहता हूँ, एक विचार में, मतलब सबको साथ में लेकर चलने की भावना मैं पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि समाज का विकास और बेहतर तरीके से। गांधी जी ने ऐसा क्या दिया सोसाइटी को जिससे सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है? गांधी जी ने सबसे पहले ये बताया कि हम संघर्ष करने के लिए छोटे नहीं हैं। हम अहिंसा जो है वो कमजोर का नहीं, मजबूत व्यक्ति का और दृढ़ व्यक्ति का हथियार है। जो कमजोर है, दबा हुआ है, वो तो हिंसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन मेरे पास शक्ति है और फिर भी मैं अगर हिंसा नहीं कर पा रहा हूं तो वो मेरा बड़प्पन है, उसमें मैं बेहतर हूं। मुझे लगता है कि गांधी जी का ये योगदान सबसे बढ़िया है। अब ये बताइए कि गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि गांधी जी एक राजनीतिज्ञ से बेहतर एक दार्शनिक। अब इस बात से कहाँ तक सहमत? जी मैं इस बात से सहमत हूं और गांधी जी इस स्थिति को बेहतर समझते थे और इसी तरीके से उन्होंने पहले भारतीय जनता को ये सिखाया कि हम संघर्ष कर सकते हैं, हम कमजोर नहीं हैं। और उन्होंने जो संघर्ष विराम और संघर्ष की नीति अपनाई वो उनके दर्शन में कहीं ना कहीं निहित था। वो हिंसा के द्वारा उस समय के उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जो अहिंसा का जो दर्शन अपनाया ये भी काबिले तारीफ था। और जिससे लेकिन रजनीकांत दत्त जैसे विद्वान का मानना है कि वो दार्शनिक से कहीं ज्यादा एक मनोविज्ञानी थे। जी मैं इस बात से भी एग्री करता हूं। वो जनता के मन को समझते थे और उन्होंने जब शुरुआत के दिनों में हम देखें तो उन्होंने राजे राजवारों का विरोध करना या जमींदारों का विरोध करना, इस चीज से उन्होंने परहेज किया और आम जन को अपने आंदोलन में जोड़ने के लिए और अपने आंदोलन को विस्तृत करने का प्रयास किया। आप हिस्ट्री से आपने एमए किया है, ग्रेजुएशन। आप सारण जिले के रहने वाले हैं, तो सारण जिले में ही है ना
प्राचीन इतिहास में खास करके बौद्ध काल से संबंधित कुछ दार्शनिक स्थल है वहाँ आपके सारण या उसके आसपास? पर्टिकुलरली सारण जिले में तो नहीं है सर, सारण के सीमा पे वैशाली में है। हालांकि सारण जिले का नाम ऐसा कहा जाता है कि किसी बौद्ध स्थल के नाम पे ही है, और उसका कोई प्रमाण नहीं। अच्छा, तो वो जो बौद्ध क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म लगभग समकालीन थे, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है ना, उत्तर भारत में, उत्तर बिहार में काफी तेजी से हुआ है, जबकि जैन धर्म का प्रसार पश्चिम भारत में ज्यादा हुआ है। इसका बड़ा कारण क्या देखते हैं आप? इतिहास में अगर देखें तो इसके पीछे एक कारण आता है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी जब अकाल पड़ा था, तो जैन धर्म, सॉरी सर मैं करेक्ट करना चाहूंगा, प्रथम जैन संगति जो हुई थी, जो अकाल पड़ा था, तो जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो गया। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कुछ लोग गए दक्षिण के तरफ, उन्होंने जाके दक्षिण में जैन धर्म का विकास विस्तृत किया। दूसरी जो भद्रबाहु के साथ में जो लोग गए थे, वो वहां पे परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल थी और वहां पे जैन धर्म का विकास थोड़ा ज्यादा हुआ बिहार के मुकाबले। लेकिन फिर भी स्थूलभद्र के नेतृत्व में तो एक शाखा थी ही यहाँ पर उनकी, जो स्थूलभद्र, जो पहली जैन संगति हुई वो कहाँ हुई थी? जी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुई थी ना। तो पटना और उसके आसपास तो जैन समुदाय का बहुत प्रचार प्रसार था ही, जैन भिक्षु भी काफी थे, और आप जानते होंगे महावीर स्वामी की कर्मस्थली जन्मस्थली भी है। फिर जैन धर्म का प्रचार प्रसार पश्चिमी भारत में ज्यादा कैसे हुआ? अगर वर्तमान परिदृश्य में मैं देखूं, मैं जैसे सेना में रहा हूं, पश्चिमी भारत में मुझे भ्रमण करने का अवसर मिला है, तो मुझे लगता है आज भी अपने बिहार से ज्यादा वहां शाकाहारी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा हैं, और जैन धर्म का जो मूल आदर्श है वो शाकाहार को प्रोत्साहित करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक कारण रहा होगा कई कारणों में से, कि वहाँ प्रचार प्रसार ज्यादा हो। आप बैंकिंग सेवा में हैं, है ना? आप ये बता सकते हैं कि बैंक और क्या प्रयास करे? आपने खुद बताया कि बैंक जो है उसका काम जो है जनता से उनकी बचतों को संचित करके फिर जनता के हित में ही काम करना और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास सुनिश्चित करना। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो बैंक से और ज्यादा अपेक्षाएं, तो ऐसी और क्या संभावना है आपकी नजर में कि जिससे बैंक जो है अपनी भूमिका का निर्वाह और बेहतर तरीके से करे, और विशेष करके देखिएगा जो रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सके? जी, मैं चाहूंगा कि बैंक के साथ साथ यहाँ सरकार को भी आगे आना चाहिए और कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने चाहिए। बैंक कभी भी ऋण देने से मना नहीं करती है, और हम लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं। हम लोग सही कस्टमर को खोजते हैं कि कोई ऐसा आदमी मिले जिसको हम लोन दे पाए। थोड़ा नॉर्थ बिहार में दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जो टेंडेंसी है हमारे समाज की, वो ज्यादातर रहती है कि ऋण माफी के प्रति या वैसी योजनाओं के प्रति वो लोग ज्यादा आसान्वित रहते हैं, और इस वजह से भी ऋण नहीं चुका पाते। आपको नहीं लगता बैंकिंग जो सेवा है उसके कार्य प्रणाली में भी त्रुटि है? आमतौर पर हम लोगों ने भी देखा है ग्रामीण क्षेत्र में कि अगर सरकार कोई सब्सिडी देती है तो बैंक अधिकारी सब्सिडी पहले वसूल लेते हैं। सर, मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि बैंक में जब आप लोन लेते हैं और आप लोन पेपर साइन करते हैं, तो आप जो भी उसके नियम कायदे हैं उससे बंधे होते हैं। उसमें एक नियम होता है कि एक फ्लैग लगाते हैं हम लोग अकाउंट के अंदर, कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा पहले राइट टू सेटअप के तहत हम उसमें रिकवर करेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी या प्रधानमंत्री योजना या कैसी भी है, वो उस दायरे में नहीं आता है। लेकिन जो एजेंसी उस पैसे को डिसबर्स कर रही होती है या जो लाभुक उसको प्राप्त करते हैं, तो उनका भी ये दायित्व है, वो उस पेपर में लिखा है कि वो पहले बैंक को बताएं ताकि हम वो फ्लैग को अनेबल कर सकें। अगर फ्लैग वो इनेक्ट रहेगा तो वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसमें बैंक अधिकारियों की गलती नहीं नहीं, पैसा कटने वाली अगर बात लीगल डिडक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिडक्शन जो है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट 30% सब्सिडी देती है तो 1 लाख के एवज में 70,000 रुपये वापस करना पड़ेगा कस्टमर को, तो 30,000 रुपये उसको सब्सिडी मिल रही है। बैंक अधिकारी उनमें से 15% या 20%, कई बार तो 50% ले लेते हैं। सर, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। मैं इनकार नहीं कर सकता कि ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे लोग गिने चुने हैं। और जैसा कि मेरा सेना से बैकग्राउंड रहा है, बैंक भी, खासकर सरकारी बैंक अगर पाती है तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि 10-20 हजार रुपए लेने वाले लोग भी सर्विस से निष्कासित किए गए। आपको सेना से पेंशन भी मिल रहा होगा, अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगा, इस पे कुछ अपना राय दीजिए।
ये कैसी सेवा होगी? अग्निवीर योजना सरकार की एक अच्छी पहल है। सेना को एक मतलब एनर्जेटिक यूथ की जरूरत है। मैं तोपखाना से संबंध रखता हूँ आर्टिलरी में, और मेरे ट्रेड में 7 लोग होते थे। वास्तविकता है सर कि 7 में 7 उतने कैपेबल नहीं है जो अग्नि या त्रिशूल टाइप की जो मिसाइलें हैं, उनके जो इक्विपमेंट हैं उस पर काम कर पाए। ये समस्या सेना इस समस्या से जूझ रही है, जबकि उनको एक बार आप अंदर आ गए तो सारी फैसिलिटी देनी होती है। कहीं ना कहीं सेना का भी रिकमेंडेशन था अग्निवीर योजना के तहत, आपने देखा होगा कि सेना ने भी कोई विरोध नहीं किया। हाँ, अभी सेना का रिकमेंडेशन है कि कम से कम 50% इसमें से जो सैनिक है वो अस्थायी किए जाए। तो ये एक अच्छा कदम है। वहां से जो अनुशासित सैनिक बाहर आएंगे समाज में, वो समाज निर्माण में बेहतर करेंगे सर। और बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो अपने यहाँ आरक्षण देने के लिए नियम बना चुकी हैं, कुछ बना रही हैं। जो एक जगह फिट होगा दूसरी जगह पैरामिलिट्री में फिट हो जाएगा। सर मेरा मानना है कि सेना का कार्य करने का प्रक्रिया और जो टरेन है, जो मोडस ऑपरेंडी है और पैरामिलिट्री का है, दोनों में अंतर है। वहां से ट्रेंड होके आए हुए आदमी जो वहां सेलेक्ट होके गए हैं और वहां से ट्रेंड होके आए हैं, वो पैरामिलिट्री के लिए सही साबित है। आप अपने व्यक्तित्व में कुछ 2 अच्छी बात बताइए और 2 जो कुछ लिमिटेशन वो बताइए। सर ये अपने कुछ अच्छी बात बता रहे हैं अपने व्यक्तित्व को, 2 लिमिटेशन क्या सुधार करें? सर मैं 2 अच्छी बातें बताना चाहूंगा कि मैं किसी भी माहौल में खुद को एडजस्ट कर पाता हूँ, और मुझे नई तकनीक सीखने में अच्छा लगता है, मैं उनका प्रयोग करता हूँ। 2 लिमिटेशन मैं बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा वर्क एल्कोहलिक हूँ, सेना में भी और बैंक में भी। और दूसरी है कि सर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर का आदमी हूँ मैं, बहुत आउटवर्ड नहीं। नहीं, आप तो अच्छा बोल रहे हैं। सर मैं अच्छा बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि बैंक में बहुत सारे मीटिंग सेमिनार, वहां पे बोलने का मौका मिलता है, लेकिन फिर भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंडिया का फुल फॉर्म बताएं। इंडिया जो गठबंधन है इसका फुल फॉर्म बताएं। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर रहा। आज जो हमारा समाज है उसमें क्राइम के बारे में आप क्राइम से इतनी घटनाएं घटती हैं, क्राइम क्रिमिनल्स क्रिमिनल अपराध। कैसे सुधार किया है? ये सब गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि हमारा सुशासन है, प्रशासन है। खासकर बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं हमारा सुशासन है, किसी को छोड़ते नहीं है। फिर भी यहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है डे टू डे लाइफ में और क्षेत्र में। इसका क्या कारण? क्राइम के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं। कुछ क्राइम वंचना के कारण होते हैं और कुछ क्राइम आदतन होते हैं। जो क्राइम वंचना के कारण है उसके लिए सरकार को और समाज को ऐसी नीतियों का निर्माण करना होगा कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सके। और जो क्राइम आदतन है उनको कानूनी रूप से सख्त लागू करके कानून को और उनसे निपटना होगा, तभी क्राइम कंट्रोल किया जा सकता। नहीं तो ये तो लास्ट मतलब उसके लिए बेसिक कुछ इनका भी कुछ कंस्ट्रक्टिव मेजर्स भी करेंगे या सीधे कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे? आज आम धारणा ये है कि पुलिस क्राइम को कंट्रोल करती है और पुलिस प्रशासन, आज आम धारणा ये है कि वो अपना काम, अपना ड्यूटी लॉ के मुताबिक नहीं करती है आमतौर पर। इसको कैसे माने देखते हैं आप? सर कुछ कमियां हैं पुलिस प्रशासन के अंदर जिनको दूर करने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे अवसर पे और बहुत सारे मामलों में पुलिस अपना काम ठीक तरीके से करती है। हम वो कानून से बंधे हुए हैं और उनका एक काम करने का एक अपना मोडस ऑपरेंडी है जिसमें देरी होती है। एक और कारण है सर कि पुलिस के पास में तहकीकात करना, अन्वेषण करना और पकड़ना दोनों जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे लगता है कि अगर इसको सेपरेशन किया जाए, क्योंकि वो लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, खास करके जो जवान से प्रमोट हुए दरोगा हैं या जो हैं, वो आज के जो बहुत तकनीक का इस्तेमाल करने वाले जो क्रिमिनल हैं उनके साथ उस तरीका से नहीं निपट पाते हैं। मैं अपने व्यवहारिक अनुभव से बताना चाहूंगा, जो मेरे ससुराल पक्ष में लोग हैं वो सिपाही से प्रमोट होकर दरोगा बने हैं, लेकिन वो तकनीक में उतने सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षित करके उनको उस तकनीक से या नए यूथ को अट्रैक्ट करके हम लोग इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। आप उसकी शिकायत कर रहे हैं या ससुराल की? नहीं सर, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बातों को
पुष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। जुडिशरी के बारे में आपका केसेज हम लोग बराबर पढ़ते हैं, सुनते हैं कि बहुत अधिक केसेज पेंडिंग हैं, बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, नीडी पर्सन्स को। पहले जमाने में होता था कि बेल आज फाइल हुआ दूसरे दिन बेल हो जाता था। आज 6-6 महीना साल भर बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में टेकअप नहीं है। उसी तरह से लोअर कोर्ट सब में भी डेट पर डेट पड़ता रहता है, डिस्पोजल नहीं हो पाता है, बहुत लंबा खींचता है। इसको कैसे बने समस्या को आपकी क्या राय है? आपका अपना क्या? सर, जुडिशरी में बहुत सारे केस पेंडिंग। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं सही ध्यान कर पा रहा हूँ तो कुछ 4.5 करोड़ केस पेंडिंग। इसके पीछे है सर कि जजों की भर्ती जो है या मजिस्ट्रेट की जो भर्ती है वो उस तरीके से नहीं हो पाई है, उनकी स्ट्रेंथ की कमी है। दूसरा, भारत एक बड़ा देश है सर, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, केस बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर उत्तर भारत में देखें तो जमीन संबंधी मसले या आपसी विवाद के केस बहुत ज्यादा हैं। तो ये सब कारण है। कुछ मामलों में जो पक्ष होते हैं, जो पक्षकार होते हैं, जो जवाब देने वाले होते हैं, वो भी चाहते हैं कि केस थोड़ा लंबा खींच जाए। तो कई सारे कारण हैं सर इस पेंडेंसी के पीछे। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। बैठिए। वो ये है कि आप रूट कॉज पे ध्यान नहीं दें। जैसा हमने पूछा कि जुडिशरी में ही प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम उसी को आपने दोहरा दिया। आपसे सॉल्यूशन पूछा जाने वाला अच्छा पता नहीं था। देखिए नहीं, पता तो है सर, वो तो 4 पेज लिख देंगे, लेकिन अभी देखिए एजुकेट करें पीपल को, लैंग्वेज उसको अपनी दे तो केसेस कम हो जाएंगे। पुलिस रिफॉर्म कर दिया है और एजुकेशन चेक कर दिया है ग्रास रूट लेवल पर और लैंग्वेज दे दिया है और गरीबी थोड़ी कम हो तो केस कम होंगे या नहीं? लोग अपने अधिकार जान जाएंगे, पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आपने केवल इतना ही कहा कि ये सर है केसेस लंबे सॉल्यूशन का। दूसरा सर ने पूछा कि भाई क्राइम भी तो कौन ज्यादा फंस रहे हैं? गरीब फंस रहे हैं। राष्ट्रपति महोदया ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पूरे बैठक कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इतने दिन जेलों में बंद हैं? वो कौन लोग? गरीब है, गरीब के पास तो वकील है ना, तो गरीब है तो उनको एक ही हथियार है और कोई हथियार महिला आंचल पढ़ा होगा उसको कहा रोक के दो ही किताब, गरीबी और अशिक्षा, ये दूर कर दीजिए, अपने आप कई सारी समस्याएं दूर कर। तो कुछ इनोवेटिव आंसर दीजिएगा। तो वो क्या है, आपको तो वहाँ अंक लेना, मार्क्स लेना, सेम प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम जैसा बता दिया जाए, बाकी सब आपका उत्तर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने दिन अलग अलग जगहों पर सेवा देने के बावजूद आप बहुत ऊर्जावान दिख रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव चीज है। और नहीं, कई बार देखा, कल हम लोगों ने दिया, आपसे बहुत छोटे उम्र के बच्चे आए और बिल्कुल निढाल निस्तेज पड़े हुए थे। आप एनर्जेटिक लग रहे हैं और डिजर्व करते हैं कि आपको सरकार ये पद दे, है ना। दूसरी बात है कि आपने बैंकिंग क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको अच्छे तरीके से डिफेंड भी किया और तार्किक रूप से डिफेंड किया, है ना। बाकी हाँ, तो चीजें बहुत अच्छी है और आप में पूरा पोटेंशियल है और हम लोगों को लग रहा है कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन होगा एकदम पक्का। है ना, तो लगा था पहले ये सेना में थे, हाँ, बैंक में आए, अच्छा अनुभव है। अब डीएम और डीएसपी बन जाएंगे, शानदार, बढ़िया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।